Yes. So the vibrations which are present in the string are just like fundamental frequency जो है, it is called as the first harmonic. We can call it as N1 or simply N, which is given by the formula 1 upon 2L into root T by M. बराबर है? तो ये होता है फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग बेसिकली. अभी चलो ठीक है, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हमको मिल गया, नो डाउट. लेकिन कौन से फ्रीक्वेंसीज के साथ ये स्ट्रिंग वाइब्रेट हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लूप्स दैट इज फॉर्म्ड, we can say the frequencies with which this string can vibrate is like, one is the n itself, the second is 2n, the third one is 3n, then again it is 4n, then it is 5n and 6n, and so on up to, in general we can say, in general it is going to be equal to p times of n, no doubt, where p stands for the number of loops formed here. That means we can say in general n1, इसको हम बोल सकते हैं n1. ठीक है, जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है, पहला हार्मोनिक जिसके साथ ये वाइब्रेट हो सकता है, तो उसको हम बोल देंगे n1. तो यहाँ पे n1 कितना बन गया, n1 becomes equal to n. n2 कितना बन गया, तो उसको हम लिखेंगे 2n. n3 कितना है, तो बोलेंगे 3n, and n4 and so on up to np actually in general. तो that is up to np. ये जो pth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है वो कितना बन रहा है यहाँ पे, p times of n, where p stands for number of loops formed on this string. तो जितने भी loops यहाँ पे फॉर्म होंगे, सपोज एक लूप, दो लूप, तीन लूप, ऐसे अगर हम लूप्स काउंट करते जाएंगे तो पता चलता है कि जितने भी लूप्स फॉर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे p will be the number of loops, and depending upon that you can get the frequency of nth harmonic to be simply p times of n. Okay, so this happens in case of the string. In the same way we have seen about the open pipe also. तो ओपन पाइप के केस में क्या होता है, देखो ठीक से. तो ओपन पाइप के केस में भी हमने देखा था कि सेम थिंग जस्ट गेट्स रिपीटेड अगेन हियर. तो ओपन पाइप के केस में ऐसा होता है, जो मान लो कि ये ओपन पाइप है, ठीक है, तो इसमें भी सपोज ये उसका दोनों ओपन एंड्स है, ठीक है. तो हमको पता है कि उसका जो फर्स्ट हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो रहता है n1, जो कि n के बराबर ही होता है, जो कि हमको पता है v अपॉन 2l के बराबर बनता है. फिर n2 जिसको हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ n, n3 कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n, फिर n4 is going to be equal to 4 times of n, and so on last up to np in general can be written to be equal to p times of n, no doubt, in the case of pipe which is open at both the ends. Okay, but if we talk about the pipe closed at one end, तो अभी देखो ठीक से, अगर क्लोज पाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या पता चलता है, देखो सपोज वी take this pipe as it is. Now here it is the closed pipe actually. So अभी closed pipe होने के कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है, ये एंड उसका क्लोज्ड रहेगा बिल्कुल. तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि n1 मतलब फर्स्ट हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमको पता है v अपॉन 4l बनता है, बिल्कुल नो डाउट. लेकिन नेक्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट n3 मिलता है हमको. n3 is the higher frequency, next higher frequency with which this pipe can vibrate, which is going to be actually equal to 3 times of n.
where n is nothing but this fundamental frequency here, and then n5 कितना बनता है, तो देखो n5 is going to be actually 5 times of n, ठीक है। n7 कितना बनता है देखो ठीक से, तो n7 will actually be equal to 7 times of n. That means the harmonics which are present here are not only the even but they are odd actually. तो इसलिए फिर यहाँ पे जो है जो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है कि चलो ठीक है, अगर हम इसको सेकेंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज द थर्ड हार्मोनिक, द फिफ्थ हार्मोनिक, दिस इज द सेवेंथ हार्मोनिक। अभी हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्मोनिक एंड ओवरटोन। देखो ठीक से, अभी ओवरटोन का मतलब क्या है, अब ये सब जो है वो हार्मोनिक्स है, ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब क्या, सिंपली मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये हार्मोनिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो n का जो मल्टीपल है उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक, नो डाउट। लेकिन ओवरटोन का मतलब वैसा नहीं है। ओवरटोन का मतलब क्या होता है देखो ठीक से, ओवरटोन मतलब एक्सक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके। the minimum frequency or the frequency which are present in the vibrations excluding the fundamental frequencies। तो मतलब उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसमें काउंट नहीं होता है ओवरटोन के अंदर। तो ओवरटोन जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वट एवर इज द फ्रीक्वेंसीज विच आर प्रेजेंट एक्चुअली, तो दे शुड बी एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरटोन जो है वो कभी एब्सेंट नहीं रहता है, जो प्रेजेंट होता है उसको ही हम ओवरटोन बोलते हैं, जो एब्सेंट होता है उसको हम ओवरटोन बोलते ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे देखो, अगर स्ट्रिंग के केस में बात करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, नो डाउट। तो हार्मोनिक के बारे में अगर बोलेंगे तो ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक। तीसरा हार्मोनिक ये इसको हम बोल सकते हैं थर्ड हार्मोनिक, ये फोर्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन लाइक दैट। तो ये हार्मोनिक की बात हो गई। लेकिन ओवरटोन के बारे में क्या बोलेंगे, देखो ओवरटोन के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो काउंट ही नहीं होता है, तो ये अगर हमने एक्सक्लूड किया तो कौन सा फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट प्रेजेंट है, तो ये इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। देखो ठीक से, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। First overtone means the frequencies which are actually present in the vibrations and which are just excluding the fundamental frequency। fundamental frequency को छोड़ के बाकी जो present है तो उसको हम बोलेंगे overtone। ये देखो, ये 2n मतलब कितना हो गया, first overtone। ये 3n कौन है, second overtone। then 4n is called third overtone, 5n is called fourth overtone, fifth overtone and so on like that up to infinity। तो इस तरह से ओवरटोन का जो नंबर है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, pth ओवरटोन कितना होगा, तो pth ओवरटोन विल एक्चुअली बी इक्वल टू p प्लस वन हार्मोनिक, p प्लस वन हार्मोनिक के बराबर वो होता है। और p प्लस वन हार्मोनिक मतलब ही क्या, p प्लस वन टाइम्स ऑफ n, where n is stands for fundamental frequency, remember। तो इस तरह से ये बनता है फॉर्मूला हमारा पीथ ओवरटोन के लिए इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके। अभी इन केस ऑफ अ पाइप इफ यू टॉक अबाउट, तो उसका भी हार्मोनिक्स तो हमको समझ में आ गया, हार्मोनिक माना मल्टीपल, बिल्कुल। तो ये सब हार्मोनिक्स ही है, जो मल्टीपल्स है वो हार्मोनिक्स है, बिल्कुल। लेकिन ओवरटोन के बारे में क्या बोल सकते हैं, सो दिस फ्रीक्वेंसी विच इज प्रेजेंट and excluding the fundamental frequency will be called as first overtone। तो देखो इसको हम बोलेंगे first overtone, then again this here will be called as second overtone। तो overtone का मतलब समझो अच्छी तरह से, this is called as second overtone, this will be actually called as third overtone in this way and so on up to last infinity। So accordingly we can say that in this case also again pth overtone will be equal to what, pth overtone is going to be same as
p प्लस वन हार्मोनिक, तो ये p प्लस वन टाइम्स हार्मोनिक ये हमको मिलता है। तो देखो p प्लस वन हार्मोनिक, ये हमको इसको बोलना है। और p प्लस वन हार्मोनिक का मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब होता है p प्लस वन टाइम्स ऑफ n, सिंपली। तो ये हो गया हमारा पीथ ओवरटोन का मतलब। तो पीथ ओवरटोन का मतलब हो गया p प्लस वन टाइम्स ऑफ n। n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो कि यहाँ पे v/12 के बराबर है, बिल्कुल। और अभी अगर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसके बारे में, क्लोज पाइप के बारे में अगर बात करते हैं, तो उसमें देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, नो डाउट, उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, ओके। लेकिन अभी इसको हम ओवरटोन नहीं बोल सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कभी भी ओवरटोन नहीं बोल सकते। तो इसके बाद कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, 3n, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। देखो ठीक से, ये हो गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन, फिर ये हो गया सेकेंड ओवरटोन, फिर वापस ये हो गया थर्ड ओवरटोन। जो प्रेजेंट है उसको ही बोलना है ओवरटोन, ठीक है। जो एब्सेंट है उसको हमको ओवरटोन बोलना ही नहीं है, तो इसलिए थर्ड ओवरटोन ये बन गया। अच्छा, फोर्थ ओवरटोन कौन सा होगा बताओ। तो फोर्थ ओवरटोन माना 9n, करेक्ट, 9 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच विल बी द नाइन्थ हार्मोनिक, करेक्ट है। नाइन्थ हार्मोनिक भी बोल सकते हो उसको। तो इन जनरल व्हाट कैन वी से, पीथ ओवरटोन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, पीथ ओवरटोन इज ऑलवेज इक्वल टू 2p प्लस वन, चेक, 2p प्लस वन हार्मोनिक, ये इस तरह से हमको मिल सकता है, 2p प्लस वन हार्मोनिक। और एट द सेम टाइम 2p प्लस वन हार्मोनिक मतलब ही क्या, 2p प्लस वन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल, मतलब n। तो ये हो गया हमारा पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला। तो क्लोज्ड पाइप के केस में अगर हमको पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसके लिए क्या करने का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 2p प्लस वन से मल्टीप्लाई करने का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी भी ऑलरेडी किया, देखो यहाँ पे देखा कि अगर फर्स्ट ओवरटोन चाहिए तो क्या किया हमने, 2 इंटू वन प्लस वन करके देखो। तो 2 इंटू वन प्लस वन कितना आता है, 3 आता है। तो इसलिए 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब थर्ड हार्मोनिक, यही हमारा फर्स्ट ओवरटोन है। फिर वापस इसमें सेकेंड ओवरटोन मतलब क्या हो गया, तो देखो 2 इंटू टू प्लस वन करके देखो, 2 इंटू टू 4 प्लस वन 5, 5n हो गया। तो ये देखो 5n मतलब ही हमारा सेकेंड ओवरटोन है, और थर्ड ओवरटोन मतलब 7n रहने वाला है। तो इस तरह से हार्मोनिक और ओवरटोन के बीच में रिलेशनशिप समझ में आया ठीक से। क्लोज पाइप के लिए सिर्फ थोड़ा सा याद रखने जैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमको ये याद रखना पड़ता है कि क्लोज पाइप के अंदर इवन हार्मोनिक्स होते ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हमको काउंट नहीं करना है ओवरटोन में, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन माना थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन माना डायरेक्टली फिफ्थ हार्मोनिक बन जाता है, और थर्ड ओवरटोन माना डायरेक्टली सेवेंथ ओवरटोन बन जाता है, फोर्थ ओवरटोन बोले तो नाइन्थ हार्मोनिक बन जाता है, and so on like that up to infinity we can say. So these are the harmonics and overtones for closed pipe specially, हाँ। तो closed pipe के लिए ऐसा होता है। और अगर ओपन पाइप के बारे में बात करते हैं, और ओपन पाइप का और स्ट्रिंग का दोनों का सेम ही है, देखो दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला हमने यूज किया, दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में हमने क्या बताया, फर्स्ट ओवरटोन माना p प्लस वन हार्मोनिक, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 टाइम्स हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन बोले तो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन बोले तो फोर्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू इंफिनिटी। तो इन जनरल वी कैन से pth ओवरटोन इज गोइंग टू बी इक्वल टू p प्लस वन हार्मोनिक, मतलब ही p प्लस वन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ द स्ट्रिंग आल्सो। सी फर्स्ट ओवर हार्मोनिक, तो वो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है नो डाउट, बट फर्स्ट ओवरटोन कौन होता है, तो ये देखो ये फर्स्ट ओवरटोन इज नॉट अ हार्मोनिक एक्चुअली, but directly second harmonic is going to be same as first overtone, यही हमारा फर्स्ट ओवरटोन है देखो। और सेकेंड ओवरटोन कौन है, तो सेकेंड ओवरटोन माना 2 प्लस वन,
मतलब 3 थर्ड हार्मोनिक, यही हमारा सेकेंड ओवरटोन है। और थर्ड ओवरटोन कौन होगा, तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो फोर्थ हार्मोनिक मतलब fourth multiple of fundamental frequency will actually be the third overtone. Means in general again pth overtone is actually equal to p plus 1th harmonic, which is going to be equal to p plus 1 times of n. That's it. So this is the relationship or difference between the harmonics and overtones. Remember. Let us move to the next topic in this chapter. That is about the resonance tube experiment. See here. So what happens in case of resonance tube experiment? There is a see here, this type of tube is used in this case. देखो सपोज ये एक रेजोनेंस ट्यूब हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का जो एक ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर कुछ पानी रखा जाता है, देखो इस ट्यूब के अंदर हमने वाटर भर के रखा है, एंड सपोज इट इज फिल्ड अप टू दिस लेवल, ओके, इस लेवल तक इसको हमने वाटर को भर के रखा है, ठीक है। और अभी इस पूरा जो असेंबली है, तो इसको हम एक स्टैंड पे रखते हैं। ये सपोज एक स्टैंड है यहाँ पे, यहाँ पे उसको रखा हुआ है इस स्टैंड के ऊपर। और सपोज कि यहाँ पे एक स्टैंड वर्टिकल स्टैंड हमने रखा है यहाँ पे, ये देखो इस टाइप का एक वर्टिकल स्टैंड है, और इस स्टैंड के साथ हमने एक कनेक्ट किया है, एक कनेक्टर, ऐसा करेंगे थोड़ा ना, ओके। ये यहाँ तक हमने पानी भर के रखा है। और अगर मान लो कि हमने अभी एक हॉलो पाइप लिया, और वो पाइप इसके साथ यहाँ पे क्लैंप कर दिया इस तरह से, देखो ठीक से, ये एक पाइप हमने इसके अंदर इमर्स किया है, ओपन पाइप है ये, नो डाउट। बट अभी जस्ट जबकि हमने इसका एक एंड पॉइंट वाटर में डुबो दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये क्लोज पाइप बन जाएगा। और अभी अगर हमने यहाँ पे सपोज कोई ट्यूनिंग फोर्क अगर रखा और उसको अगर वाइब्रेट कराया, तो देखो सपोज एक ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास है, ये मान लो ट्यूनिंग फोर्क है,
सपोज ये ट्यूनिंग फोर्क है और इसको जैसे हमने हैमरिंग पैड के साथ वाइब्रेट कराया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वाइब्रेशंस पास होंगे अंदर और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। देखो ठीक से, दैट मीन्स दिस पाइप विल एक्ट एज अ पाइप ऑफ क्लोज्ड एट वन एंड। तो मतलब जाने वाले वाइब्रेशंस, यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाले वाइब्रेशंस और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाले वाइब्रेशंस, ये दोनों यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करेंगे और उसकी वजह से यहाँ पे ये पाइप जो है वो वाइब्रेट करेगा विद द सेम फ्रीक्वेंसी विथ विच दिस ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग ऑलरेडी। तो मतलब इस ट्यूनिंग फोर्क जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो पाइप है ये हाँ ये पाइप जो है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। यहाँ पे क्लैंप है सपोज, जिसको हम इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं उसको यूज करके ऐसे, ठीक है। देखो ठीक से, तो अभी यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया और उसका जो लेंथ है, जितना लेंथ यहाँ से वाटर के लेवल के ऊपर है, वो वाटर के लेवल के ऊपर का जो लेंथ है उसका है, वो एक्चुअली यहाँ पे हमको एक क्लोज पाइप के तरह काम करता है। और इसलिए अगर हम ये लेंथ सबसे कम रखते हैं, सबसे कम रखते हैं और इस पाइप को उठाते जाते हैं इस तरह से, इस एक हाथ से हमको पाइप को पकड़ना होगा और दूसरे हाथ से ट्यूनिंग फोर्क पकड़ना होगा। और जैसे हम ये ट्यूनिंग फोर्क को बजाते हैं और ये पाइप को उठाते जाते हैं तो वैसे वैसे उस पाइप का लेंथ बढ़ता जाता है, इफेक्टिव लेंथ बढ़ता जाता है। ये देखो ये एक्चुअली उसका इफेक्टिव लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो उसका इफेक्टिव लेंथ है। तो वो लेंथ जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि वो इसका ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है और इस पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच हो जाते हैं। और जैसे ये दोनों मैच हो जाते हैं तो अगर मान लो कि ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी जो है वो सपोज n है और हमको पता है ऑलरेडी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप, पाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, क्लोज पाइप होने की वजह से वो v अपॉन 4l के बराबर होता है। और उसमें भी हमने कल देखा था कि l जो है, l इज द लेंथ ऑफ द पाइप बट एक्चुअली इट हैज टू बी करेक्टेड। तो इसलिए अगर हम उसको करेक्शन करेंगे तो वहां पे 4 टाइम्स ऑफ l प्लस e आ जाता है। e stands for end correction and then this formula becomes the formula for finding the frequency at which this pipe actually vibrates, and this is going to be the frequency at which the tuning fork actually vibrates. But now when we change the length of this pipe, the frequency of this pipe will go on changing. तो ये जो है वो चेंज होता रहेगा बट ये ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। अभी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पे ऐसा होगा कि नहीं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली इस n के बराबर, मतलब इस ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर बन जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो उसको वो पाइप हम वहां पे क्लैंप करेंगे और ये हमको कैसे समझ में आएगा कि दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, तो हमको एक विसलिंग साउंड मिलेगा, ठीक है ना, हमको विसल्स पैदा होते हुए मिलेंगे और वो विसल्स पैदा होने से ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो गया है। तो जैसे हमको विसल्स मिलते हैं तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। एंड इन दैट केस वी कैन जस्ट इक्वेट दिस n with the frequency of pipe, closed pipe of length L, which is going to be V upon 4 times of L plus E, and then we can just calculate this V actually। तो इसमें से हम V निकाल सकते हैं। देखो V is going to be equal to 4n into L plus E। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली साउंड का वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, याद रखो ठीक से। तो देखो इसमें n कैसे हमको निकालना है, ये n तो हमको पता ही होगा ऑलरेडी क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर ही वो लिखा हुआ होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है करके। और ये जो l है तो l तो हम मेजर कर सकते हैं आराम से, ये जो पाइप का लेंथ है वाटर के ऊपर कितना बाकी है और उसके अंदर e हमको ऐड करना है। तो e मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंड करेक्शन, जो कि एक्चुअली 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर के बराबर हुआ करता है। मतलब जो पाइप का डायमीटर होगा तो वो इनर डायमीटर हमको मेजर करना है और उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे हमको ये e मिल जाता है। And once we get all these things, we can put them here and get the velocity of sound in air. And the velocity of sound in air by this method is found out to be simply equal to almost about 331 meter per second, no doubt.
तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 331 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, जो कि साउंड का ऑलरेडी हमने ये देखा है कि साउंड का वेलोसिटी इतना ही है ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंटली भी वो उतना ही मेजर्ड है, और इस एक्सपेरिमेंट से भी हमको उसका वैल्यू उतना ही मिल रहा है. दैट इज द बेसिकली द एक्सपेरिमेंट in which we can find out the velocity of sound in air. So इस एक्सपेरिमेंट का एम ही ये था कि velocity of sound in air निकालना. So using this resonance tube experiment we can find out the velocity of sound in air, no doubt. तो जैसे हमको ये एयर के अंदर का velocity साउंड का मिल जाता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं आराम से, बट अदरवाइज it is very difficult to find out the velocity of sound in air because it requires a very careful experiment, ठीक है ना. But this is a very simple experiment in which we can find out the velocity of sound in air very easily in a very simple way. चलो ठीक है, तो ये हमको मिल गया. अभी हम ये देखेंगे कि the same procedure can be repeated for second time in order to eliminate this end correction. It is called as the end correction elimination method, elimination of end correction method. To see here what happens in that case, in that method. So what we do here in this case is, see, suppose this is the level of water. तो ये suppose water का level है जिसमें हमको पाइप डालना है. तो we want to insert the pipe 2 times. तो ये suppose हमारे पास एक पाइप है, ये देखो ये पाइप है. अभी इस पाइप को हमको सेम ट्यूनिंग फोर्क के साथ 2 बार वाइब्रेट कराना है. देखो ठीक से 2 बार वाइब्रेट क्यों होगा, हमको पता है कि रेजोनेंस सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन लास्ट टाइम मतलब लास्ट चैप्टर के अंदर, ऑसिलेशंस चैप्टर के अंदर हमने और एक कंसेप्ट पढ़ा था, तुमको याद होगा, सेकेंडरी रेजोनेंस, ठीक है ना. सेकेंडरी रेजोनेंस, व्हेनेवर द देखो सपोज ये पाइप हमने यहाँ पे रखा एक सिचुएशन में, और दूसरे सिचुएशन में इसी पाइप को यहाँ पे रखा. देखो ठीक से, मतलब हम इसको पानी के अंदर रखने वाले हैं. दिस होल पाइप इज टू बी इमर्स्ड इन वाटर एक्चुअली. तो देखो वाटर का लेवल तो उतना ही है, नो डाउट. तो वाटर लेवल इज गोइंग टू बी द सेम इन बोथ ऑफ द केसेस. तो ये सपोज यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी इधर वाटर है. ठीक है. अभी फर्स्ट टाइम जब हम इस पाइप को बहुत नीचे लेके जाएंगे और उस समय जब वाइब्रेट कराएंगे और जैसे ही ऊपर ऊपर उठाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमको इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ इसका जो रेजोनेंस है वो मिलेगा. तो उस समय क्या होगा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पाइप इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से. और उस समय ऐसा सिचुएशन होगा कि जिसमें ये जो फर्स्ट एंटीनोड यहाँ पे जो फॉर्म होता है और ये नोड जो यहाँ पे फॉर्म होता है, तो वो सिचुएशन होगा यहाँ पे, बोल सकते हैं ऐसा. देखो ठीक से, एंटीनोड विल बी जस्ट formed slightly above the open end, and hence this will be the situation. You can see clearly. ओके, तो यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हो गया और ये जो है वो नोड है. ठीक है. अब यहाँ पे ये जैसे ही हम समझ सकते हैं, तो इसका जो ऊपर का लेंथ है, यहाँ से इस वाटर लेवल के ऊपर तक का जो लेंथ है, वो लेंथ हम मेजर कर सकते हैं आराम से, और उसको L बोल सकते हैं. चलो ठीक है, इसको हमने L1 बोल दिया एक्चुअली, L1. और अभी एंड करेक्शन जो है वो भी हमको इसके अंदर ऐड करना जरूरी है. तो यहाँ से जो ऊपर का जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे एंड करेक्शन, जो कि यहाँ पे E बन जाता है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे ये जो L1 प्लस E, ये जो डिस्टेंस है, that is going to be actually the distance between the antinode and a node, adjacent node. तो एंटीनोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है हमको पता है ऑलरेडी,
इट इज एक्चुअली लैम्बडा बाय 4। ओके, तो ये इस तरह से लैम्बडा बाय 4 हमको मिल जाता है और ये हमको याद रखना है। चलो ठीक है, इससे हमको ये मिला कि L1 प्लस E इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। तो ये एक इक्वेशन हमको इसमें से मिलने वाला है। चलो ठीक है, अभी सेकेंड टाइम जब हम ये इसको सेकेंड टाइम वाइब्रेट कराएंगे, मींस सेम ट्यूनिंग फोर्क इज लिफ्टेड अप along with the pipe and the second resonance is obtained here। तो इसका जो सेकेंड रेजोनेंस है वो सपोज हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो देखो ठीक से, यहाँ पे हमको सपोज सेकेंड रेजोनेंस मिलता है। ये सपोज ट्यूनिंग फोर्क है और उसको हमने वाइब्रेट कराया, और जैसे ही वाइब्रेट कराया तो इसमें से जो वेव्स प्रोड्यूस हुए, तो फिर से हमको यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है। अभी हाउ इज इट पॉसिबल दैट द रेजोनेंस विल ऑकर सेकेंड टाइम ट्वाइस? फिर से रेजोनेंस कहाँ से होगा? तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है इसका 3 गुना ज्यादा होगा। दैट मीन्स द पाइप विल बी वाइब्रेटिंग इन द सेकेंड मोड in which its frequency is actually going to be 3 times of the original frequency, and in that case the situation will be like this। तो यहाँ पे ये एंटीनोड होगा, ये यहाँ पे नोड होगा, इस टाइप का कुछ सिचुएशन बनेगा वहां पे। देखो ठीक से, तो ये जो एंटीनोड यहाँ पे है, तो वो एंटीनोड स्लाइटली ऊपर आ गया है, थोड़ा ऊपर है। ये जैसा कि हम जानते हैं हमेशा ऐसा होता ही है, एंटीनोड इज नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड बट इट इज फॉर्म्ड स्लाइटली अबव इट, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन हियर। सो अभी यहाँ पे अगर हम लेंथ मेजर करेंगे इस पाइप का, तो पता चलता है कि लेंथ ऑफ द पाइप इज एक्चुअली L2 which is going to be from this point to this point here। तो ये तो L2 बन गया लेंथ, नो डाउट। लेकिन इसमें अगर हम एंड करेक्शन को ऐड करेंगे तो ये E यहाँ पे ऐड करना जरूरी होगा, जिसको ऐड करने के बाद वो L2 प्लस E बनेगा, एंड दिस L2 प्लस E कंबाइंडली मस्ट बिकम exactly इक्वल टू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस रहने वाला है तो वो कितना रहेगा एक्चुअली? तो वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे it will be actually lambda by 4, sorry, it is again divided into two parts। तो दो पार्ट्स में वो डिवाइड किया हुआ है। देखो एक ये पार्ट है और एक ये बचा हुआ पार्ट है। इसमें से ये जो पार्ट है ये कितना है? तो बोल सकते हैं आराम से इट इज लैम्बडा बाय 4। देखो ठीक से, इट इज लैम्बडा बाय 4। ओके, एंड व्हाट इज दिस रिमेनिंग पार्ट हियर? तो देखो ये बचा हुआ बाकी पार्ट कितना है? नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? Lambda by 2. Yes, it is going to be lambda by 2। Okay, and then we can get that Lambda by 4. yes, lambda by 4 plus lambda by 2 actually becomes equal to 3 lambda by 4। बोल सकते हैं ऐसा? तो देखो इससे हमको दो इक्वेशंस मिलते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या मिलता है? देखो ये इससे हमको ये इक्वेशन मिल रहा है कि दिस lambda by 4 is actually going to be equal to L1 plus E, no doubt this is going to be equation number 1। and the second equation here is lambda by 4 plus lambda by 2, which becomes actually 3 lambda by 4, and this 3 lambda by 4 is going to become equal to L2 plus E as it is, and this is going to be the equation number 2। we can see now these two equations have to be solved in order to get this lambda। तो अगर लैम्बडा हमको निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो आराम से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो ठीक से, तो सिंपली हम ई को एलिमिनेट करने के लिए इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस एंड सी व्हाट हैपेंस। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे भी माइनस साइन, और ये प्लस ई और माइनस ई just will get cancelled, and if we add these two then we can get this simply lambda by 4 minus 3 lambda by 4, which is going to be actually minus 2 lambda by 4 in the next step, and this is going to be equal to L1 minus L2, that's it। So here it is going to be L1 minus L2। okay,
and then we can get this as minus of 2 lambda by 4, and which becomes equal to L1 minus L2, so that we can get this in the next step. Yes, that is, अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा. अच्छा, और एक बात कि यहाँ पे यस, और एक बात यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो वहाँ पे हमको मिल जाएगा लैम्डा बाय 2 is actually going to be L2 minus L1. yes, L2 minus L1. Okay, and if we find out lambda from this, then we can get this lambda to be equal to 2 times of L2 minus L1, and as we know that V is always equal to n lambda, correct है. तो वेलोसिटी जो होता है साउंड का, तो वो n इंटू लैम्बडा के बराबर हुआ करता है. तो ये बात अगर हम यूज करते हैं तो हमको मिलेगा v is equal to n into lambda, and if we replace this value of lambda here in this equation, then we can get the velocity of sound in air, that is v is equal to n into 2 times of L2 minus L1, which can also be written in the simplified form as v is equal to 2 n L2 minus L1, and this is going to be actually the formula for the velocity of sound in air, which is more effective or more simple than already which we have. तो अभी हमको हमारे पास जो फॉर्मूला था पहले, तो उससे ये थोड़ा सा इफेक्टिव है और इजी है. क्यों? देखो कि उसका रीजन ये है, बताता हूँ, जस्ट वेट मिनट. ओके, पूरा बोर्ड दिख रहा है सबको? देखो ठीक से. तो बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे ये मेथड जो है वो थोड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर हमको एंड करेक्शन निकालने नहीं पड़ रहा है. विदाउट फाइंडिंग द एंड करेक्शन वी कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. जबकि पहले वाला जो मेथड था, ये वाला जो मेथड था, इसके अंदर हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकाला, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, देखो उसके लिए हमको ई निकालना पड़ा. तो ये जो एंड करेक्शन निकालने की जो बात है, तो एंड करेक्शन निकालने से जो मेथड हमको मिलता है वो है नॉर्मल मेथड, रेगुलर मेथड. बट विदाउट एंड करेक्शन, without finding the end correction, we can still find out the velocity of sound in air, and that is called as the elimination of end correction method. And this is the formula in case of elimination of end correction method. And even इससे भी आगे जाके we can find out this end correction also. Just copy these two equations as it is. तो देखो ये जो दो equations हमने derive किए हैं, उनको as it is copy करके लो, क्योंकि हमको यूज करना है नेक्स्ट स्टेप में. ओके, यही वो दो इक्वेशंस थे जो हमने फाइंड आउट किए थे या डिराइव किए थे अभी. ठीक है, अभी इन दो इक्वेशंस को अगर हम और थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, और अगर अभी ई निकालने के लिए अगर इसको टैकल करेंगे, तो देखो ठीक से, ई हमको अभी कैंसिल नहीं करना है, बल्कि हमको ई निकालना है. तो उसके लिए देखो ठीक से, चलो छोड़ो, ये दोनों इक्वेशंस हम एज इट इज लिख देंगे फिर से एक बार. देखो लैम्बडा बाय 4 प्लस इज इक्वल टू L1 प्लस ई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. और सेकेंड इक्वेशन हमारा है 3 लैम्बडा बाय 4 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू L2 प्लस ई, and this is going to be equation number 2. Okay, now
how will you uh, how will you tackle these two equations and get the value of e here? तो e कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हाँ, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इन दोनों को सबट्रैक्ट करना होगा। बिल्कुल, तो लेट अस डू दैट। So just multiply this first equation by 3 and it becomes 3 lambda by 4, which is equal to 3l1 plus 3e। पूरा इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। We keep this second equation as it is and get it as 3 lambda by 4, which is equal to l1 l2 plus simply e, and then just subtract these two equations now. So if we just subtract these two equations, then what can we get here is, first of all, just have this minus sign here, minus sign, and minus sign here also, so that this 3 lambda by 4 just straight away get cancelled, and we are left with 0 in the LHS, which is going to be equal to, अब यहाँ पे आ जाएगा 3l1 minus l2 plus, Plus 2. no, Plus 2e. 3e minus e becomes 2e, correct? तो ये बन गया 2e, okay, and then we can just simplify this still further, so as to get this l2 minus l2, it is shifted in that side, so as to get this as l2, and this 3l1 is shifted in that side again, so as to get minus 3l1, and that is going to be equal to 2e, so that e can be written to be equal to l2 minus 3l1 divided by 2, and this is going to be the formula for finding the end correction here. तो ये एंड करेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमको डेवलप करना होगा। तो अगर इस मेथड के अंदर हमको अगर एंड करेक्शन निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ठीक से क्या क्या किया हमने स्टार्टिंग से सेम दो इक्वेशंस हमने यूज किए, सेम दो इक्वेशंस, और पहले इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो हमको मिल गया इसमें से सबट्रैक्ट किया तो 3 लैम्बडा बाय 4 स्ट्रेट कैंसिल हो गया, और इस तरफ 0 बचा, और इस तरफ 3l1 माइनस l2 प्लस 2e बचा, और अगर 3l1 माइनस l2 को उधर लेके जाए तो वो l2 माइनस 3l1 बन जाता है, और इसकी वजह से ये 2e के बराबर बनता है, और e जो है वो हमको l2 माइनस 3l1 अपॉन 2 के बराबर मिल जाता है। So this is going to be the formula for finding the end correction in case of in elimination of end correction method. तो देखो लास्ट मेथड के अंदर हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ढूंढ के निकाला था, और अभी यहाँ पे इस मेथड के अंदर हम इलिमिनेशन एंड करेक्शन ही ढूंढ के निकाल रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर भी कैसे निकाला था, याद होगा तुमको कि एक बार हमने इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराया इन द फर्स्ट मोड, ठीक है ना, as we can see here, and in the next step we have vibrated this same tuning fork with the second mode of the same pipe of same length, sorry different length। तो इसको इस पाइप के अलग लेंथ पे हमने इस सेम ट्यूनिंग फोर्क के साथ उसको वाइब्रेट कराया, लेकिन दिस टाइम the frequency of this pipe has to be 3 times of the frequency of tuning fork itself, just because the pipe is vibrating in the third mode, and that's why we have developed these two equations. The first equation is developed from this first situation here, that is lambda by 4 is equal to L1 plus E, and we get this equation, and the second equation can be developed from this here। तो यहाँ पे ये 3 lambda by 4 बन जाता है equal to L2 plus E, and these two equations can be solved simultaneously so as to get the value of lambda, and this value of lambda can be put in the formula for velocity V is equal to n lambda, and we get this V is equal to simply 2n L2 minus L1, and this is the formula which doesn't require this end correction to be found out। तो बिना end correction निकाले भी हम ये velocity of sound in air निकाल सकते हैं, जबकि पहले वाले मेथड में, सबसे पहले वाला जो मेथड हमने यूज किया था उसके अंदर हमको एंड करेक्शन सेपरेट ढूंढना पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क का हमको यूज करना पड़ता है, और लेंथ ऑफ द पाइप यूज करना पड़ता है, नॉर्मल मेजर किया हुआ जो लेंथ है वो यूज करना पड़ता है, और इन तीनों को यूज करके ही हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकाल पाते हैं। तो ये सारे मेथड्स है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एंड करेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। Let us move to the next
It is about see here, if suppose there is a open pipe, for example, सपोज ये एक ओपन पाइप है, ये चलो क्लोज पाइप है मान लेते हैं. दिस इज द क्लोज पाइप, this is the open end of the pipe, and suppose that it is vibrated at two different frequencies and at two different lengths. ठीक है, तो अगर मान लो कि ये जो पाइप है वो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साथ वाइब्रेट करता है और दो अलग अलग लेंथ्स के साथ वाइब्रेट करता है. तो ये सपोज पहला पाइप है, और सिमिलरली वी हैव दिस सेकेंड पाइप which has another length, suppose L2. तो देखो, when the length of the pipe was L1, तो जब इस पाइप का लेंथ L1 था तो उस समय का उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सपोज मान लेते हैं N1 है, और जब इसका लेंथ L2 बनता है तो उस समय का उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो मान लेते हैं N2 है. तो हमारे पास N1 के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ. N1 अभी क्लोज पाइप है, वो याद रखो ठीक से. तो वो क्लोज पाइप होने की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा तो वो रहेगा सिंपली V इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L1 प्लस E. ओके, और सेम वैसे ही हम N2 भी तो निकाल सकते हैं. N2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ. तो N2 एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू N2 is going to be equal to V upon 4 times of L2 plus E. नो डाउट. अब ये दोनों हमने हमारे फॉर्मूले हैं हमारे पास. अभी इन दोनों फॉर्मूलास को यूज करके हमको क्या करना है, हमको V का वैल्यू इक्वेट करना है. देखो ठीक से, कैन यू इक्वेट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो अगर इसमें से हम निकालेंगे तो V का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो तो V बन जाएगा 4N1 इंटू L1 प्लस E, करेक्ट है. और इस तरफ से अगर V का वैल्यू निकालते हैं तो वो हमको मिलेगा V इज इक्वल टू 4N2 इंटू L2 प्लस E. And if we just equate the values of V from both sides here, then we can be able to find out that 4N1 into L1 plus E, which is going to be equal to 4N2 into L2 plus E, so that we can just cancel this 4 out from both sides. तो दोनों तरफ से अगर हम ये 4 अगर कैंसिल कर देते हैं, देखो ये 4 कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बचेगा और उसको अगर ओपन करेंगे ना ब्रैकेट को, तो वो बन जाएगा सिंपली N1 L1 प्लस N1 E, which is going to be equal to N2 L2 plus N2 E. Okay, and then we can be able to find out. अच्छा, ये N2 L2 को इधर लेके जाओ तो बनेगा N1 L1 minus N2 L2, which is equal to N2 E minus N1 E. मतलब हमने E वाले सारे टर्म्स एक तरफ लाए और बिना E वाले सारे टर्म्स दूसरी तरफ लेके गए. तो अभी इसमें से देखो क्या होगा कि N1 L1 minus N2 L2 is going to be equal to, अब यहाँ पे E कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा N2 minus N1 into E. इससे हमको E का वैल्यू आराम से मिल जाएगा. तो देखो, the value of E actually can be obtained to be equal to N1 L1 minus N2 L2 the whole divided by N2 minus N1. So this is going to be the formula for finding this end correction by this method. Remember, तो इस तरह से हमको ये end correction मिल गया in case of a closed pipe. Okay, closed pipe के लिए हमको ये मिल गया. अच्छा, सेम वही बात हम ओपन पाइप के लिए भी तो कर सकते हैं.
बिल्कुल। तो अगर ओपन पाइप के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फिर से ओपन पाइप कंसिडर करने पड़ेंगे। दो ओपन पाइप से सपोज दिस इज द फर्स्ट ओपन पाइप and this is the second one. So this first pipe is of length L1 and it vibrates with the frequency N1. Okay, and the second one is of length L2. Suppose ये जो सेकेंड पाइप है इसका लेंथ कितना है, L2 है, लेकिन वो वाइब्रेट कितने फ्रीक्वेंसी के साथ करता है तो उसको हम बोल देंगे N2. ओके, एंड नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर N1, that is N1 is equal to V upon 2 times of L1 plus 2E. Don't forget that in case of an open pipe, the end correction appears twice. One is at the end point here and other is at this end point here. तो दोनों end points के अंदर से एंटीनोड्स जो है वो बाहर जाते हैं और उसकी वजह से इधर का E और इधर का E ऐड होके वो 2E बन जाता है ओपन पाइप के केस में। हाँ, तो इसलिए ओपन पाइप के केस में हमने ये फॉर्मूला बनाया। चलो ठीक है, सेम वैसे ही ये इसके लिए भी फॉर्मूला बनाओ फटाफट। तो N2 is equal to V upon 2 times of L2 plus 2. L2 plus 2E. yes, simply we have to replace 1 by 2, that's it. So V upon 2 times of L2 plus 2E because it is again a open pipe only, तो वो भी ओपन पाइप ही है इसलिए वहां पे भी 2E ही आएगा। ठीक है, इसमें से हम ये निकाल सकते हैं आराम से, अभी V का वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों तरफ से। देखो इधर से हमको मिलेगा V इज इक्वल टू 2N1 इंटू L1 प्लस E और V का वैल्यू दूसरी तरफ से हमको मिल रहा है 2 इंटू L2 प्लस 2E L2 again. And now we'll say these velocities, if they are equated, then we can get this as 2N1 into L1 plus 2E 2E. is equal to 2N2 into L2 plus L2 2E. plus 2E. Okay, and now we can cancel out 2 from both. 2 अगर कॉमन कैंसिल कर दिया तो जो हमको मिलेगा तो वो रहेगा N1 L1 open the bracket plus 2N1 E which is equal to N2 L2 plus 2N2 plus 2N2. 2N. Okay, and then take the terms containing E on one side and without E on other side so that we can get N1 minus N2 L2 is equal to 2N2E 2N1E. yes. And then as usual we can take E common, even 2 also can be taken common from the RHS. So get this as 2E into N2 minus N1. yes into E, and then we'll be able to find out the value of E here. तो यहाँ पे E अगर हमको निकालना है तो ये बाकी सब जो चीजें हैं वो दूसरी साइड में लेके जाना पड़ेगा। Denominator. So here it is going to be N1 L1 minus N2 N2 L2. upon N2 minus N1, and this is going to be actually the formula for finding this end correction 2 times. Okay, see the difference in this formula and just the previous one. Check, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको मिला था तो उसके अंदर यहाँ पे नीचे 2 नहीं था, बस तो 2 नहीं था यहाँ पे, सिंपली N1 N2 माइनस N1 ही था, बट यहाँ पे हमको ये मिल रहा है फॉर्मूला जिसके अंदर नीचे 2 है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूले। चलो ठीक है, ओके सो क्या क्या देखा हमने आज, ओपन पाइप और क्लोज पाइप के जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है और रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक इम्पोर्टेंट हमने देखा और एंड करेक्शन निकालने का मेथड्स वगैरह देखा।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके रखो। सो नेक्स्ट टाइम हम अलग कंसेप्ट, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर जो कि बिट्स करके है, वो हम देखेंगे। ओके, तो ओके सर। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे ये लेक्चर में एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank बाय you, सर। sir.